हेलो सो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो एस्टेट 2025 का एग्जाम हुआ था, उसकी आंसर कीज रिलीज हुई थी और 9 जुलाई मतलब आज है उसका लास्ट डेट सबमिशन का 5 बजे तक। आई होप कि जो चैलेंज के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने चैलेंज कर भी लिए होंगे, अगर नहीं किए तो अभी 5 बजे तक टाइम है। कौन कौन से क्वेश्चंस हैं इसमें हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन पेपर का लेवल बहुत ही नीचे चला गया 2015 से 2015 और 17 का एग्जाम मैंने भी दिया था, उसमें थोड़ा लेवल था, लेकिन इस बार लेवल तो बहुत ही नीचे चला गया। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की रिपीटेशन भी हमें देखने को मिली। चलिए राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं सीधा, और जो ऑब्जेक्शनेबल होगा उसमें हम लोग टिक करेंगे अलग से। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन पूछ लिए, दैट इज पीपीसी इज कॉन्केव। नेक्स्ट 92 इसमें क्वेश्चन पूछा है द इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, इसमें जो राइट आंसर दैट इज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तीनों ही सही हैं। 93rd का जो है इकोनॉमिक इज अ साइंस विच डील्स विद, ठीक है, ह्यूमन वांट्स एंड रिसोर्सेज से डील करता है। और 94th का जो ऑप्शन है दैट इज आंसर है माइक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू, हाँ ठीक है, इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट 95th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही हम लोग बोलते हैं प्राइस थ्योरी। ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट 96 में क्वेश्चन पूछा गया है क्वांटिटी दैट मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम्स। ठीक है, 96 का दैट इज स्टॉक, हम उसको बोलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। 96 का ये ऑप्शन भी सही है, दैट इज ए। 97th में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में जहां गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट टैक्स और सब्सिडी, तो जो टैक्स पार्ट होता है वो चला गया एक लीकेज के फॉर्म में। 98th 99th और 100 तीनों क्वेश्चन सेम सेम जैसे ही पूछ लिए। 98th में पूछा गया इकोनॉमिक रिसोर्स रिलेटेड विद वे विद आउट विच आउटपुट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर दैट इज रिचर सेक्शन और पुअर सेक्शन, ये है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो 98 का भी आंसर जो है सी है, करेक्ट है। अब यहाँ प्रॉब्लम है 99th में पूछा गया है विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ए। रिलेटेड विद लिखा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। अगर यहाँ लिखा होता चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर टेक्निक भी लिखा होता दैट इज फिर हो जाता है हाउ टू प्रोड्यूस, तो लेकिन आयोग ने यहाँ 99 पे दिया हुआ है दैट वन। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा, सेट ए है ये 99th, दैट इज बी दिया हुआ है आयोग ने, तो ये एक चैलेंज हो सकता है। हाँ जी, चैलेंज के लिए बेस्ट सोर्स आपके पास है एनसीईआरटी बुक। ठीक है, एनसीईआरटी एक सोर्स आपके पास बिल्कुल है, ऑथेंटिक सोर्स। अगर आपके बुक नहीं है तो क्या करना है, ई एनसीईआरटी सर्च करना, आपको क्लास 1 से लेके 12th लेवल तक सभी बुक्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी सभी सब्जेक्ट की। चलिए, तो यहाँ पे आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही मिल जाएगा ये, फर्स्ट 2 चैप्टर के अंदर ही। चलिए नेक्स्ट, एक तो ये हो गया, राइट आंसर होना चाहिए वर्ड टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। ठीक है, इसमें भी डाउट हो सकता है बिल्कुल। विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम रिलेटेड विद द क्वेश्चन ऑफ वेदर ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी आर फुली यूटिलाइज्ड है या नहीं। तो इसमें अगर ये पूछ रहा है फुल, पहले ये देखो एचटेट इसका आंसर क्या दे रहा है, 100th एचटेट इसका आंसर दे रहा है दैट इज सी फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो अगेन ये कह रहा है कि रिलेटेड विद द क्वेश्चन वेदर ऑल रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी फुली यूटिलाइज्ड हुए या नहीं हुए, तो उसको तो हम लोग बेसिकली बोलते हैं दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट या फिर फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, जितने भी रिसोर्स हैं हमारे फुली एम्प्लॉयड है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट इसमें राइट आंसर हो जाना चाहिए था। हालांकि इसमें जो आंसर दिया हुआ है 100 का वो दिया हुआ है दैट इज सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन भी चैलेंज हो सकता है बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 100। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता है। करेक्ट स्टेटमेंट इज GNP इज इक्वल टू GNI इज इक्वल टू GNE। ठीक है, तो ये तीनों ही यहाँ पे ऑप्शन बी आयोग ने दिया हुआ है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 101 का, दैट इज सी दिया हुआ है। ठीक, तो सी भी और बी भी, ये दोनों में ही कोई डिफरेंस तो नजर आ नहीं रहा। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सेम सेम है। ठीक, तो यहाँ पे बी एंड सी जिसने भी सही किया है उसको सही आंसर मिलना चाहिए, या तो ड्रॉप होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इसके साथ। चलिए नेक्स्ट 100 सेकंड्स। व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन जीएनपी। जीएनपी में क्या इंक्लूड नहीं होता, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर इनकम, नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता। ठीक, और हाँ ये भी चैलेंजेबल है, इसमें भी चैलेंज हो सकता है। ये तो आप एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक निकालना, आपको यहाँ पे नेशनल इनकम अकाउंटिंग में मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, जहाँ पे फैक्टर इनकम लिखा हुआ है या फिर ट्रांसफर इनकम लिखा है वहीं। तो ये तो आयोग ने भी बिल्कुल आंखें बंद करके आंसर की रिलीज कर दी है। कोई तो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट होगा वहाँ पे जिसको पता होगा कि ट्रांसफर इनकम ऐड नहीं होता या ट्रांसफर पेमेंट ऐड नहीं होता। ठीक है, 102, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक, दैट वन इज बी दिया हुआ है बट सी होना चाहिए।
चलिए, तो ये भी चैलेंज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट और सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा की हुई हैं इस पेपर में। इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेप्ट इज अ दैट इज पार्ट ऑफ, सो ये एक पार्ट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बट इट इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम, ये वाला करेक्ट होना चाहिए, दैट इज 103 का सी। 104 का जो है अगेन सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इसको हम क्या करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड में करते हैं। और जब भी हम लोग जी डी पी एम पी हम लोग करेंगे तो यही फॉर्मूला यूज करते हैं ज़्यादातर, है ना। तो एक्सपेंडिचर साइड से ये सही आएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है प्रोडक्शन साइड 104th, इन्होंने दिया हुआ है प्रोडक्शन साइड, तो ये भी क्वेश्चन चैलेंज हो सकता है, इसको भी आप चैलेंज करना जरूर, ठीक। अगेन सोर्स वही है, एनसीईआरटी की बुक से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे व्हेन द एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस द टर्म्स डोमेस्टिक करेंसी में क्या होगा, जब भी हमारे एक्सचेंज रेट बढ़ेंगे, व्हेन द एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, दैट मीन्स पहले 80 रुपीज़ का डॉलर था, अब $1 90 रुपीज़ का है, तो एक्सचेंज रेट बढ़ा है। और व्हाट इट मीन्स, हमारा जो रुपीज़ है वो डेप्रिशिएट हुआ है, और डेप्रिशिएट हुआ है दैट मीन्स हमारा जो एक्सपोर्ट प्राइस है, हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाना चाहिए, चीपर, ठीक है। एक्सपोर्ट प्राइस डाउन जाएगा, एक्सपोर्ट की वॉल्यूम बढ़ेगी, ठीक है। जैसे ही एक्सपोर्ट का प्राइस कम होगा, एक्सपोर्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट्स आर चीपर, ठीक है। एक्सपोर्ट सस्ते होंगे, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी और फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, तो ए ऑप्शन इसमें सही है। हालांकि 105th का ए ही दिया है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 106 नंबर पे है, द एक्सचेंज रेट विच इज द डिमांड फॉर द फॉरेन करेंसी बिकम्स इक्वल टू सप्लाई, हालांकि इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, बट यहाँ पे ये दो ऑप्शन में कंट्राडिक्ट है, थोड़ा बहुत इसमें डाउट हो सकता है। एप्रोप्रिएट जो ऑप्शन लग रहा है दैट इज बैलेंस एक्सचेंज रेट, बट आयोग ने 106 आयोग ने इसको माना है ए, ठीक है। दैट इज इक्वल रेट ऑफ एक्सचेंज, एप्रोप्रिएट बैलेंस एक्सचेंज रेट सही है, बट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज हो तो पार्शियली वो भी सही है, ठीक है। इसको अगर चैलेंज करने से ज़्यादा फायदा नहीं लग रहा, बट हाँ फिर भी आप अगर कोई सोर्स है तो आप दे सकते हो, ठीक। नेक्स्ट 107, हु फर्स्ट गेव दिस साइंटिफिक फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, ठीक है, कार्ल मार्क्स, बिल्कुल सही है, दास कैपिटल बुक। 108 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक है। एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट्स ये काम नहीं करता, ये कमर्शियल बैंक का है, बाकी सब फंक्शन है सेंट्रल बैंक के। नेक्स्ट 109th में कह रहा है, इफ द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ द बैंक इज 1000 एंड रिजर्व रेशियो इज 20%, तो आपने मनी मल्टीप्लायर का पढ़ा होगा, डिपॉजिट कोएफिशिएंट पूछ रहा है, दैट इज मनी मल्टीप्लायर फॉर्मूला दैट आपको पता होगा 1/LRR, तो LRR 20% है, सो दैट मीन्स 100/20, सो दैट इज 5, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 5। चलिए, ये भी ऑप्शन सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। 1010 में कह रहे हैं CRR इंक्रीजेस, जब CRR इंक्रीज होगा तो क्रेडिट का क्या होगा, CRR जैसे ही बढ़ाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल ये भी सही है। क्वेश्चन 111 नंबर पे है, द फर्स्ट यूज्ड वर्ड स्टैटिस्टिक्स, गॉटफ्रीड एक्नवेल ने, सही है, ये भी स्टैटिस्टिक्स बुक में ये टर्म्स यूज किया था। फॉर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, प्राइमरी डाटा भी होता है, सेकेंडरी भी होता है, तो बहुत सी ए एंड बी सही है, आयोग ने भी ये सही दिया है। विच इज द फॉर्म ऑफ रैंडम सैम्पलिंग, यहाँ थोड़ा सा एक डाउट हो सकता है, क्योंकि 113वें नंबर का जो आंसर दिया है आयोग ने वो दिया है डी, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी, दैट इज मिक्स्ड सैम्पलिंग। हालांकि देखो लॉटरी भी रैंडम सैम्पलिंग है, रोटेटिंग और ड्रम एक जैसा ही है, एक बाउल में आप रोटेट करते हो ना चिट्स, ये दोनों एक ही है, रैंडम सैम्पलिंग है। सिस्टमैटिक भी एक रैंडम सैम्पलिंग है, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। अब जो मिक्स्ड सैम्पलिंग है इसमें दो चीजें आती हैं, इसमें एक तो क्लस्टर सैम्पल, दैट इज इसमें दो सैम्पलिंग आती हैं, एक तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग आता है, एक हम लोग जो कोटा सैम्पलिंग करते हैं एक वो आता है। तो एक कोटा सैम्पलिंग तो नॉन रैंडम है और स्ट्रेटा रैंडम है, तो ये मिक्सचर है बहुत का, मिक्स्ड सैम्पलिंग दोनों ही आते हैं इसमें, रैंडम भी और नॉन रैंडम भी। तो ये ऑप्शन सही हो सकता है क्योंकि इसमें नॉन रैंडम है, कोटा सैम्पलिंग के थ्रू है इसमें, तो ये सही ऑप्शन हो सकता है। बाकी जो है वो रैंडम सैम्पलिंग कह सकते हो आप। रैंडम सैम्पलिंग का मतलब ये है कि जिसमें ईच एंड एवरी पर्सन हैव इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड। चलिए नेक्स्ट 114th नंबर पे क्वेश्चन है, दिस सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा इज कॉल्ड, ठीक। अब सिस्टमैटिक दैट इज अरेंजमेंट कर रहे हैं हम, टेबल फॉर्म दैट इज टेबुलेशंस। नेक्स्ट क्यूबिक एंड सिलेंड्रिकल डायग्राम्स को हम 3 डायमेंशनल व्यू बोलते हैं। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इसमें तीनों हम लोग मेजर कर लेते हैं। बल्कि 2 डायमेंशन अगर हम बार डायग्राम्स करें, पाई चार्ट करें, 2 डायमेंशंस हो गया। 116th पे, द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अपर लिमिट इज जस्ट इक्वल टू द लोअर लिमिट, ठीक है। एक्सक्लूसिव डाटा है, एक्सक्लूसिव मेथड है, ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट बेसिकली ये कह रहा है जब हम रेंज करते हैं 0 to 20, 20 to 40, तो ये अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास इंटरवल इज जस्ट इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास इंटरवल, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव
सेट ऑफ डेटा। चलिए नेक्स्ट 117th विच इज नॉट मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का जो मेजर नहीं है, मीन मीडियन मोड है, डिस्पर्जन नहीं है। 118 पे विच इज रिलेटेड टू रिलेशन विद करेक्ट कह रहा, ठीक है, जेड इज इक्वल टू दैट इज मोड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 2 3 मीडियन 2 मीन, ये सही है, दैट इज फर्स्ट 118 का। 119th पे भी पूछा गया है फाइंड मोड। अब मोड का जो हम लोग कंटिन्यूअस सीरीज में करते हैं तो इसमें राइट आंसर हम लोग ऑप्शन ये वाला फॉर्मूला है यूज करते हैं, ठीक है। बाकी जेड L2 यूज होता है, L1 यूज होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट जो आंसर है दैट इज 1। नेक्स्ट ग्रुपिंग मेथड यूज हो जाता है मोड में, ठीक है। मोड में हम लोग ग्रुपिंग मेथड से भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें पूछा गया व्हाट इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब मीन देखो, इसका पूरा समीशन आ रहा है ना, इसका पूरा समीशन आ रहा है 135 और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये 5, तो ये आंसर बनेगा 27 जो ऑप्शन में कहीं है नहीं। तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए ड्रॉप। याद रखना, या तो ये ड्रॉप होगा या आप इसको चैलेंज भी कर सकते हो। अब सोर्स आपको क्या देना, सॉल्व करके दे देना, इसमें कहीं बुक में तो होगा नहीं, जिसमें एक बुक का भी कटआउट लगा देना जिसमें फॉर्मूला लिखो, ठीक है। चलिए, तो इसमें फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ जितना भी हमारा समीशन है एक्स का, उसका आपको समीशन ऑफ एक्स बाय एन कर देना, दैट इज हमारा मीन निकल आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट 122nd, अर्थमेटिक मीन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी इज 5। अगर उसको ईच मल्टीप्लाई किया हमने 5 से तो अर्थमेटिक मीन एक्चुअल में कितना आएगा, तो ये 5 ही आएगा। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी आ चुका है पहले। नेक्स्ट 123rd में फाइंड आउट द मीडियन कॉन्टिन्यूअस सीरीज से जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग यूज करते हैं ये n/2th आइटम्स, साइज ऑफ n/2th आइटम। फिर उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं मीडियन का, जिसमें हम L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई I, या फिर किसी बुक में आपको H भी मिलेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। और आयोग क्या कह रहा है 123rd में, 123rd बी, इसका बी सही कह रहा है, तो कोई इशू नहीं है। 124th which type of relation between two variables does downward curves और line shows। तो देखो ये भी क्वेश्चन पूछने वाला है, 12th क्लास में भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता। चलिए नेगेटिव रिलेशन। 125th पे द शेप ऑफ सप्लाई कर्व इज पॉजिटिव, ठीक। हालांकि लेवल कुछ है नहीं इस एग्जाम पेपर का, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सिलेक्शन तो हो जाना चाहिए। व्हेन TU इज मैक्सिमम कह रहा है, जब हम लोग TU MU करते हैं तो TU एंड MU, TU यहाँ जाके देखो मैक्सिमम हो जाता है जब, तो एट अ सेम टाइम MU क्या होता है, दैट इज यहाँ पे 0, जिसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन भी बोलते हैं, दैट इज 0। नेक्स्ट मार्जिनल रेवेन्यू इज TR/Q, ये हो गया एवरेज रेवेन्यू। डेल्टा दैट इज DTR/DQ, ठीक। हालांकि ये यहाँ पे इन्होंने Q ऐसा मेंशन भी नहीं किया, 0 लग रहा है वो, ठीक। चलिए ठीक है, फिर भी जो अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज चेंज इन TR बाय चेंज इन Q, तो ये वाला करेक्ट है। हालांकि इसमें साफ साफ मेंशन करना चाहिए इनको, ठीक। चलिए 127th का इसमें आंसर दिया हुआ है बी ही, लेकिन कई स्टूडेंट ने इसी बहाने नन ऑफ द अबव किया होगा क्योंकि वो साफ साफ नज़र भी नहीं आ रहा, ठीक है। हालांकि थीटा है, वो थीटा का साइन दिया हुआ है। 128th, ठीक, लेकिन अप्रोप्रिएट आंसर वही है, दैट इज बी। 128th विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यू शेप्ड। बाकी सब यू शेप्ड होते हैं। एवरेज फिक्स कॉस्ट जो होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दैट इज डाउनवर्ड। हाँ चलिए 129th का रीजन फॉर द एक्सपेंशन इन डिमांड। अब यहाँ पे क्वेश्चंस ऑप्शंस सही नहीं दिए, ये पूछ रहा है एक्सपेंशन। हालांकि एक्सपेंशन डिमांड इंक्रीज होता है ड्यू टू फॉल इन प्राइस, इसको हम बोलते हैं एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन डिमांड, फॉल इन प्राइस कहीं नहीं है, ठीक है। अपने ही प्राइस के कारण जब डिमांड चेंज होता है तो हम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे उसको, ठीक, जिसको मूवमेंट भी बोलते हैं। चलिए इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द गुड्स की जगह क्या होना चाहिए, डिक्रीज इन प्राइस। आयोग ने क्या आंसर दिया है 129th का, दैट इज सी। तो ये भी गलत है, यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ डिक्रीज इन प्राइस होना चाहिए। तो गलती HTET आयोग करेगा, लेकिन इसका भरपाई किसको करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे ये भी चैलेंज हो सकता है क्योंकि आयोग की ये पूरी गलती है, ठीक है, माननी पड़ेगी बात। चलिए 130 का देखो, व्हेन द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड, ठीक है, एल शेप्ड होगा तो ये फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आ जाएगा, तो ये भी सही है। और 130 का आयोग भी सही आंसर दे रहा है। चलिए 131, द स्लोप ऑफ बजट लाइन शो करता है द प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, ठीक है, रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू गुड्स, जिसमें बेसिकली होता है प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई।
नेक्स्ट 134th नंबर क्वेश्चन, हालांकि इसमें भी डाउट हो सकता है क्वेश्चन में, कह रहा है व्हेन अ चेंज इन प्राइस रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर देन इलास्टिसिटी इज। जब ये इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक साइड में प्राइस होता है और दूसरे साइड में टोटल एक्सपेंडिचर होता है। अब इसमें हम लोग ये वाला डायग्राम बनाते हैं, जो अपर पोर्शन है वो इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक बताता है, ये इक्वल इलास्टिक बताता है, और ये इलास्टिसिटी डिमांड लेस देन 1 है। ठीक, अब ये वाला जो पोर्शन है मिड पोर्शन, यहाँ तो आपका प्राइस जो भी चेंज हो, प्राइस बढ़े या प्राइस कम हो, आपका टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो क्या है, चेंज इन प्राइस, जब भी प्राइस में चेंज होगा तो टोटल एक्सपेंडिचर चेंज होगा। अब जो अपर पोर्शन है ये वाला, ये मोर इलास्टिक है, तो यहाँ पे रिलेशन हमेशा रहेगा नेगेटिव। जैसे ही टोटल प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ने से देखो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ रिलेशन है नेगेटिव। और लोअर पोर्शन में ये होगा कि जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज के कारण यहाँ पे देखो कि टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया। ठीक, टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, सो दैट मीन्स यहाँ है नीचे वाले पोर्शन में पॉजिटिव रिलेशन होता है। सो अब ये कह रहा है प्राइस चेंज, अगर प्राइस इंक्रीज के कारण आपका टोटल एक्सपेंडिचर रिड्यूस हुआ है, सो दैट मीन्स ये इलास्टिसिटी कौन सा है, तो वो दैट इज इलास्टिक हुआ, मोर इलास्टिक दैट इज इलास्टिक। तो यहाँ पे आयोग कह रहा है कि 134th का आंसर होना चाहिए ए, दैट इज इनलास्टिक। हालांकि इसमें भी एक डाउट हो सकता है, इसमें कहीं मेंशन नहीं किया इन्होंने व्हेन इंक्रीज इन प्राइस और डिक्रीज इन प्राइस, हालांकि मेंशन कर दिया चेंज इन प्राइस। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डाउट है यहाँ पे। इसमें भी अगर आपके बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे हो तो ही चैलेंज करना, अदरवाइज इसको छोड़ देना। ठीक है, इसमें हालांकि मेंशन नहीं किया, चेंज इन प्राइस कर दिया, प्राइस बढ़ेगा या कम हुआ ये नहीं मेंशन किया गई। चलिए नेक्स्ट 135th नंबर का क्वेश्चन जो है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक डिमांड कर्व, इसको हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, 136 में कह रहा है, डिवाइड द इकोनॉमिक्स इनटू टू पार्ट्स, रैगनर फ्रिश, हालांकि फ्राइज लिखा हुआ है यहाँ पे, रैगनर फ्रिश। 136 का सी ऑप्शन सही है। 137 में कह रहा है, करेंसी इन विच ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ द करेंसी टेकन, इसको हम पेपर करेंसी बोलते हैं, कोई इशू नहीं है। स्लोप ऑफ द पी इन द डिमांड कर्व इक्वेशंस। ठीक है, तो ये पी जो है ये वाला इक्वेशन है, दैट इज -10। नेक्स्ट 139 पे कह रहा है द फॉर्मूला ऑफ AR दैट इज TR डिवाइड बाय Q। शट डाउन पॉइंट्स कह रहा है टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बिल्कुल सही आंसर है। और जब हमारा प्राइस इज इक्वल टू मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है तब भी शट डाउन पॉइंट्स होता है। 141 इफेक्टिव डिमांड गिवन बाय केंज, AD इज इक्वल टू AS, सही है। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट्स, दोनों पे ही डिपेंड करता है। 143 MPC 0.8। ठीक है, हालांकि यहाँ सॉल्व भी किया हुआ है, दैट इज मल्टीप्लायर हम लोग सॉल्व करते हैं 1/1 माइनस MPC। ठीक है, 1/1 माइनस 0.8 तो सिर्फ 0.2 कर लेते हैं, तो आंसर आया हमारा 5, सही है। नेक्स्ट 144th, द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी यूज्ड पॉवर्टी मेजर इन इंडिया, तो रंगाराजन कमिटी। चलिए नेक्स्ट 145 पे पूछा गया है वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। ठीक है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है इसमें, CK बेरी। इस लेवल का क्वेश्चन फिर भी सही है क्योंकि फैक्ट बेस्ड है और थोड़ा आपको जब पढ़ा होगा तो ही आंसर कर पाओगे। 146 इन विच 5 ईयर प्लान्स इंडिया कॉप डॉगलस मॉडल वाज यूज्ड, हालांकि कॉप डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, ये क्वेश्चन अभी आ रहा है, पहले इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है। हालांकि जो सेकंड 5 ईयर प्लान था महिलानोविस मॉडल्स, उसमें हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक यूज किया गया था। ठीक है, एज अ इनपुट आउटपुट मॉडल के तौर पे भी कह दो, दैट इज सेकंड प्लान इसमें आंसर दिया हुआ आयोग ने 146 पे। तो मुझे नहीं लगता कि 146 इसको चैलेंज किया जाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास और भी सोर्स है तो आप चैलेंज कर सकते हो डेफिनेटली। चलिए 147th, हु इज द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991, तो ठीक है PV नरसिम्हा राव, तो राव मनमोहन प्लान भी बोलते हैं हम लोग 8th 5 ईयर प्लान को, 1991 की जो पॉलिसी है। ठीक है, हालांकि 8th 5 ईयर प्लान का जो टाइमिंग है 1992 से 97 तक है। नेक्स्ट, हाउ इज ग्रीन GDP इज कैलकुलेटेड। अब ग्रीन GDP हम बोलते हैं कन्वेंशनल GDP जो हो उसमें से माइनस कर देना होता है इन्वायरमेंटल कॉस्ट, कंजप्शन ऑफ नेचर को, हालांकि इसमें प्लस लिखा हुआ है। इसको कंपनसेट कौन करेगा, आयोग खुद करेगा कि स्टूडेंट्स को नंबर देके, गलती तो आयोग ने करी है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, हालांकि बी आयोग ने बी दे रखा है। ठीक है, 148 का बी ही दे रखा है, बट इसमें मिस्टेक होगी ऑप्शंस में। 149th, व्हाट इज 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ HTI। HTI में ठीक है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 150 में पूछा गया है कि HTI इंडेक्स कौन प्रिपेयर करता है और कौन पब्लिश करता है, तो ठीक है UNDP पब्लिश करता है। सो आउट ऑफ
60 क्वेश्चंस ये डिसाइड करेंगे कि आपका एचटेट 3 जो है पीजीटी लेवल का वो क्वालिफाई आप करोगे या नहीं करोगे। तो आउट ऑफ 60 कितने क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, ठीक है, ये आप टैली करके रख लीजिएगा। चलिए, तो अभी तक अगर चैलेंज नहीं किया तो चैलेंज कर दीजिए, ठीक, जल्दी से जल्दी। और सोर्स मैंने बता दिया आपको, एनसीईआरटी बेस्ट है। बाकी अगर आपको इधर उधर से कोई सोर्स मिलता है बुक, अब यूज़ कर सकते हो। चलिए, सेशन में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।